किसी इंसान की इच्छाओं को दबाना, उसकी पसंद नापसंद पर सवाल खड़े कर उस पर अपनी मर्जी थोपना हादसों और गुनाहों को आमंत्रित करता है, फिर चाहे यह बंदिश सामाजिक, व्यक्तिगत या पारिवारिक ही क्यों ना हो। ऐसी सूरत में प्रतिरोध की भावना प्रबल होती है और नदी के उस बहाव की तरह पर्वत को चीरती हुई अपना रास्ता बनाती है, जो रास्ता गुनाह की तरफ ले जाता है। ये लड़की जिसे अगवा किया गया था, क्या यह किसी की जबरदस्ती का भुगतान कर रही थी या फिर खुद किसी भयानक खेल का हिस्सा थी? आखिर कौन थी ये लड़की जो मदद की गुहार लगा रही थी? भाऊ, ये है हमारा छोटा सा परिवार। ही माझी पत्नी, ये मेरा लड़का मनीष, रेलवे में इंजीनियर है, और ये मेरी बड़ी बहू कविता। नमस्कार। नमस्कार। इनकी शादी के 6 महीने बाद ही मेरा लड़का गुजर गया, मगर ये हमारे साथ ही रहती है, हमारी बेटी जैसी हो। घर की सारी जिम्मेदारियां वही संभालती है और इसके होते तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाबा, हे तो माझं कर्तव्यच आहे। मेरे होते हुए आपको, सासूबाई को और मनीष को कोई परेशानी ना हो। शादी के बाद तुम्हें भी तो मदद मिल जाएगी। नेहा जो है तुम्हारा हाथ बटाने के लिए। हो, पर काकू नेहा है कहाँ पे? बोलवा तिला। नेहा बेटा, मी बोलवते हा। नेहा, नाश्ता घेऊन ये बेटा। मनीष, तूने बताया नहीं नेहा तुला कशी वाटली? अच्छी आई तो शादी के लिए हाँ बोल दूं उसके आई बाबा को? मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी, बड़ी सीधी है लड़की। काय रे? हाँ, मैं तो बोल रही हूँ हाँ बोल दे। बड़ी सीधी है लड़की, तेरी हाँ में हाँ मिलाएगी, तब की रहेगी तेरे से, तुला काहीच प्रॉब्लेम होणार नाही। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मेरी तरफ से हाँ बोल दो। आई हाँ म्हणतोय। जीती रहो। अब जल्दी से जल्दी मुझे एक पोता दे दे ताकि मेरा परिवार पूरा हो जाए। साहब, मैं आज सुबह हल्का होने के लिए गया, तब मैंने देखा कोई एक आदमी एक औरत को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के लेके जा रहा था। उस औरत के हाथ में हरा रंग का बांगड़ी और मेहंदी लगा था। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी का नंबर देखा तुमने? नहीं साहब, वो मदद के लिए आवाज लगा रही थी, तभी मेरा ध्यान गया, पर तब तक वैन निकल चुकी थी। सुबह कितने बजे हुआ ये? साहब, यही कोई सुबह 5:30-6 का टाइम होएगा। ये सुबह 5:30-6 बजे के करीब हुआ और तुम 6-7 घंटे के बाद आ रहे हो पुलिस स्टेशन? साहब, मैंने सोचा काय को फालतू लपड़े में पड़ने का, पर बाद में मेरे समझ में आया कि क्या मालूम मेरे आपको बताने से किसी की जान बच सकती है। साहब, इधर से वो आदमी उस लड़की को उठा के लेके गया। और गाड़ी किस तरफ गई? वो साइड साहब। इसका मतलब है वो लड़की को लेकर हाईवे की तरफ गया। सुबह 5 और 6 बजे के बीच में क्या तुमने हाईवे पर सिल्वर कलर की वैन देखी? क्या किसी लड़की को मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा था? नहीं साहब, इतनी सुबह तो हमारी दुकान बंद रहती है। और आजू बाजू की? नहीं साहब, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं देखा। सर, उस आदमी ने जिस लड़की के बारे में किडनैप की रिपोर्ट दर्ज की है, उस बारे में हमने रजिस्टर्ड ऑफिस, बैंक्वेट हॉल, डीजे वाले, लोकल बैंड वाले, उनसे पूछताछ की तो ये पता चला है कि पिछले हफ्ते में वहां पर सिर्फ 2 शादियां हुई है, एक सामंतवाड़ी में और दूसरी बामन नगर में। जादव, इन दोनों फैमिली से पूछताछ करो।
खास तौर पे उन लड़कियों से जिनकी शादी हुई थी। अगर इनमें से कोई है तो पता चल जाएगा, अगर नहीं है तो इसका मतलब लड़की किसी दूसरे एरिया की। ओके सर। ठीक है ये सर। क्या तुम्हारी शादी गए हफ्ते हुई है? हो सर। क्या तुम दोनों खुश हो इस शादी से? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं तुम्हारे घर वालों से या ससुराल वालों से? नहीं साहब। हे मनीष का घर है? हो अपन कौन? मी त्याची आई। मनीष की हाल ही में शादी हुई है ना? बुलाओ उसे, हम उससे बात करना चाहते हैं। बात अब पुलिस तक पहुंच गई है। ये लड़की ने हमारा घर बर्बाद किया आणि आता स्वतः जाऊन पोलिसात कंप्लेंट करून आली। सर, उस लड़की का खुद अपना कैरेक्टर ठीक नहीं था आणि ती आमच्यावर आरोप लावते, जबकि हमने उसके साथ कुछ गलत किया ही नहीं है। आप कौन? हिमा जी बहनी। तो आप मनीष हो? जी। आपकी बेबी कहाँ है? हम उनसे बात करना चाहते हैं, बुलाइए उन्हें। वो अपने घर पर होगी। मतलब? मेरी उससे शादी टूट चुकी है। ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी शादी एक ही दिन में टूट गई? आई हाँ, इसका मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं ऐसी गिरी हुई कैरेक्टरलेस लड़की के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। मैं तो कह रही हूँ ना, इस लड़की को अभी के अभी इसके घर फेंक के आ। प्लीज, मैं सब तो कुछ जैसे धोखेबाज के साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। तो प्लीज ऐसा मत करो। चल मनीष प्लीज, मनीष ऐसा मत करो, प्लीज छोड़ दो। मनीष चल प्लीज ऐसा मत करो। क्यों तमाशा कर, प्लीज। ऐसी भोली सूरत, इतनी सीधी सादी, देखते ही प्यार हो गया था मुझे उससे। लेकिन जैसे ही शादी हुई, उसका असली चेहरा देखा मुझे। अफेयर चल रहा था उसका किसी से। अरे किसी से क्या सर, पता नहीं कितनों से चल रहा था। कहाँ कहाँ मुंह मारा था उसने। तो तुमने उसे जाकर मायके छोड़ दिया? नहीं। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों मजाक बना दिया? पागलों की तरह प्यार करने लगा था तुम्हें। आप प्लीज मुझे यही छोड़ दीजिए। तू यहीं रहता है तेरा यार? अब इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ अगर आप मेरे घर गए ना तो बहुत बड़ा तमाशा करोगे, और मेरे आई बाबा को पता चला ना तो वो मर जाएंगे। आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं अपने आप चली जाऊंगी। तो जहां तुमने छोड़ा वहां से उसका घर कितने दूर था? यही कोई पैदल 10 मिनट का रास्ता। तो क्या वो घर पहुंची? सर मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वो घर पहुंची नहीं है, बल्कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। क्या पता साहब, वो किडनॅप हुई का आपल्या याराबरोबर पळून गेली? वो पता करना हमारा काम है और हम पता कर लेंगे। फिलहाल तो आप मुझे ये बताइए, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? हम लोग कहाँ होंगे? हम लोग तो घर पे ही थे। आम्ही कुठे जाणार एवढ्या सकाळी? हमारे समाज में कुछ लोग आज भी उस मानसिकता के साथ जी रहे हैं जो शादी के साथ एक लड़की के चरित्र की अग्नि परीक्षा करते हैं और उसके चरित्रवान होने का सबूत उसके वर्जिन होने को मानते हैं। ऐसी ही दूषित सोच ने नेहा को शादी की अगली सुबह सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। नेहा अपने ससुराल से तो निकल गई थी, लेकिन घर नहीं पहुंची थी, बल्कि उसका अपहरण हो चुका था। लेकिन अपहरणकर्ता कौन था? मनीष, जिसके अंदर बदले की भावना थी, या फिर कोई और ही इंसान था इस अपहरण के पीछे? कौन था वो? और नेहा का अपहरण करने के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता था? क्या हुआ? सर परसों इन बेचारों की बेटी नेहा की शादी हुई थी और आज वो गायब हो गई। सुरेखा वहिनी का तो बेटी को लेकर रो रो के बुरा हाल हो गया है। उनके पति कहाँ हैं? साहब ये मेरी बेटी नेहा है। परसों इसका शादी करके इसको विदा किया और कल से गायब है। आपको किसी पे शक है जो इसको गायब कर सकता है? शक नहीं, पूरा विश्वास है नेहा के ससुराल वालों ने इसको गायब किया है। आज सुबह ही मेरे घर पे आए थे और नेहा को चरित्र खराब है करके ऐसा बोल के बहुत चला के गए। ऐसे लोगों को ना बिरादरी से बाहर निकाल देना चाहिए। बहुत इज्जतदार बने फिरते हो ना, अपनी लड़की बड़ी संस्कारी है बताते हो और हमें बेवकूफ बनाते हो। कहाँ घाट घाट के पानी पी के आई है पता नहीं। ये अपने लड़की का सामान ले लो ना, हमें तुम्हारी लड़की चाहिए ना तुम्हारा सामान।
ये आप क्या बोल रहे हैं? और नेहा कहाँ है? हमें क्या पता किसके साथ मुंह मार रही होगी। हमने उसे कल ही निकाला अपने घर से। ये क्या बोल रहे हैं जो आप सुन रही हो? और देखिए, हमारा एक एक पैसा हमें वापस चाहिए। जबान संभाल के बात करो। ऐसे कैसे नहीं होता है, तुम लोगों को पता नहीं है? तो ऐसा तो नहीं है तुम लोगों ने उसे गायब किया है? हमने कुछ नहीं किया। आपसे वो किस बात के लिए पैसे वापस मांग रहे थे? साहब, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास शादी के लिए इतना पैसा कहाँ से है? मनीष के परिवार वालों ने ही शादी का खर्चा दिया, अब वही पैसा हमसे वापस मांग रहे हैं। आपको पक्का यकीन है कि नेहा का किसी से कोई अफेयर नहीं है? साहब, मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, ससुराल वाले ही उसको बदनाम कर रहे हैं। अब मेरी बेटी को ढूंढो साहब, पता नहीं क्या किया होगा उसके साथ उन लोगों ने। ठीक है, फिलहाल आप जाइए, हम पूरी कोशिश करेंगे नेहा को ढूंढने की। जादव, इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेक्ट है मनीष, क्योंकि ये नेहा से प्यार करने लगा था और सुहाग रात पे जब उसे ऐसा लगा कि नेहा वर्जिन नहीं है तो इसने मान लिया कि नेहा ने इसे धोखा दिया। हालांकि ये उसकी पिछड़ी हुई सोच को दर्शाता है, जो लड़की के चरित्र को उसके वर्जिन होने या ना होने से आंकता है, और इसीलिए शायद इसने नेहा को मरवा दिया या किसी के हाथों बेच दिया। सर, नेहा को मारने का मोटिव तो नेहा के बाप संदीप के पास भी है। सोसाइटी में नेहा की वजह से जो बदनामी हुई, उसी में गुस्से में आकर शायद उसने ही नेहा को कहीं ले जाकर मार दिया हो सकता है। ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि उस सुबह नेहा घर के लिए निकली थी और घर के इतनी पास पहुंचने के बाद वो गायब हो जाती है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। ज्यादा ऐसा करो, मनीष को किडनैपिंग स्पॉट पे बुलाओ और मनीष और इसकी पूरी फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस निकलवाओ। हमें जल्द से जल्द नेहा को ढूंढना है, क्योंकि नेहा ही है जो बता सकती है कि सच क्या है। सर, मैंने नेहा को यहाँ छोड़ा था। आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं अपने आप चली जाऊंगी। उसका घर यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर है, वॉक करके 10 मिनट का रास्ता। ठीक है, तुम जा सकते। ताज्जुब की बात है ज्यादा, घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर किसी ने नेहा को किडनैप कर लिया। सर, ये भी हो सकता है कि मनीष ने ही वापस आकर नेहा को किडनैप किया हो, या ये भी हो सकता है कि नेहा के बाप ने ही नेहा को किडनैप किया हो सकता है लड़की को अकेला देखकर किसी ने फायदा उठाने की सोची हो। इतनी सुबह इस एरिया में ज्यादा मोबाइल नंबर्स एक्टिव नहीं होंगे। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से उन सभी नंबर्स की डिटेल लो जो सुबह 5 से 6 बजे तक यहाँ पे एक्टिवेट थे। हो सकता है कोई ऐसा नंबर हमारे हाथ लगे जिसका हाथ नेहा की किडनैपिंग में हो। ओके सर। सर, हमने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से उन सारे नंबर्स के डिटेल्स मंगवा लिए जो किडनैपिंग के वक्त वहां पर एक्टिवेट थे, जिसमें से एक नंबर ऐसा है जिससे नेहा के किडनैपिंग के वक्त कॉल किया गया है, उसके भी डिटेल इसी में है। इकडे रे राहुल जाधवचं घर कुठे? राहुल जाधव तो ही है? हाँ सर। चल, तुझसे कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन साहब हुआ क्या? देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, रूटीन इंक्वायरी है। चल ये आलोच। 8 तारीख को सुबह 5:30 बजे रोड पर क्या कर रहे थे? सर, मैं फार्म हाउस जा रहा था, रोज का रास्ता है, रूटीन है मेरा। अच्छा, इतनी सुबह वहां जाकर फोन करना ये भी तुम्हारा रूटीन है या उस दिन कुछ खास वजह थी? फोन? हाँ सर, वो फोन मैंने नहीं किया था, मेरी दोस्त है नेहा करके, उसने फोन किया था। मतलब मैं बाइक लेके फार्म हाउस की तरफ जा रहा था तो देखा तो रास्ते में नेहा रो रही थी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि शादी के दूसरे दिन ऐसा कैसा हो सकता है, तो मैंने हेल्प करने की कोशिश की दोस्त के नाते। नेहा, क्या हुआ तुम्हें? क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी कल शादी हो गई और तुम इस हालत में? मतलब राहुल, मुझे फोन दो ना, मुझे एक कॉल करना प्लीज। राहुल, बहुत अर्जेंट है। तुमने सुना वो फोन पे क्या बात कर रही थी? सर, वो एक्चुअली मैंने सुना नहीं, मतलब
वो बहुत दूर जाके बात कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ? सर मैंने उसे बहुत बार पूछा लेकिन वो कुछ बोली नहीं। थैंक यू। क्या हुआ बताओ तो सही। कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। वो अपने घर की तरफ चली गई और मैं अपने फार्म हाउस की तरफ चला गया। रोने के अलावा उसके बिहेवियर में कुछ अजीब लगा तुम्हें? हाँ सर, वो थोड़ा जल्दी में थी। मैंने उसे पूछा कि घर ड्रॉप कर दूं क्या, उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया, वैसे ही चली गई। नेहा ने जिस नंबर पर फोन किया था, तुम जानते हो उसे? हाँ सर जानता हूँ, राजेश सर का नंबर है वो, हमारे ट्यूटर है वो। ट्यूटर? अच्छा एक बात बताओ, नेहा और तुम्हारे ट्यूटर राजेश के संबंध कैसे थे? मतलब कोई अफेयर वगैरह? मतलब ऐसा बताया नहीं किसी ने, लेकिन मुझे लगता है उनका अफेयर चल रहा था। ये भी हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो, उन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो। हाँ मतलब मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है सर, लेकिन मैं जब भी क्लास में जाता था तो उससे पहले नेहा वहां पे रहती थी और डोर भी क्लोज होता था। राहुल, तुम्हारा ट्यूशन तो 4 बजे होता है ना? हाँ सर, वो मैं थोड़ा एक्चुअली जल्दी आ गया। अच्छा, आओ। इतना नोटिस करने की वजह कहीं ये तो नहीं कि तुम भी नेहा को पसंद करने लगे थे? नहीं सर, मेरी गर्लफ्रेंड है। सर मोबाइल लोकेशन के मुताबिक मनीष का फोन घर से किडनैपिंग स्पॉट तक तो ऑन था, लेकिन वहां जाने के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हुआ। शायद हो सकता है कि मनीष ने जानबूझकर उसका फोन स्विच ऑफ किया हो ताकि उसके मूवमेंट्स के बारे में हमें कुछ पता ना चले। हो सकता है। उसके कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? नहीं सर, कुछ खास हाथ नहीं लगा, बस कुछ पर्टिकुलर नंबर है जिन पर इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल की गई है। और नेहा और संदीप के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ नहीं मिला? सर नेहा का बाप संदीप, उसके मोबाइल का लोकेशन तो उसके घर का ही दिखाई दे रहा है, उसके रिकॉर्ड से भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। और नेहा का फोन तो मनीष के घर पर ही छूट गया था, इस वजह से नेहा का मोबाइल का लोकेशन मनीष का घर का ही दिखाई दे रहा है। लेकिन सर एक नंबर है जिस पर 15 दिन पहले तक नेहा ने काफी बार कॉल किया है। पता किया वो नंबर किसका है? सर वो नंबर किसी राजेश सुरते के नाम पर है। और एक बात सर, जिस दिन किडनैपिंग हुई उस दिन की शाम तक राजेश सुरते का फोन ऑन था, लेकिन उसके बाद जो स्विच ऑफ हुआ है वो अब तक ऑन ही नहीं हुआ। नेहा के कॉल रिकॉर्ड और राहुल के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि नेहा और राजेश में जरूर कुछ था, और किडनैपिंग के पहले भी आखिरी कॉल नेहा ने राजेश को ही किया था। जादव, हमें सबसे पहले इस राजेश को उठाना होगा। हो सकता है कि नेहा के गायब होने में इसका हाथ हो। अक्सर देखा गया है कि हारा हुआ आशिक खतरनाक होता है। राजेश सुरते यही पास में रहता है साहब, लेकिन कई दिन से उसका मकान बंद है। लगता है किधर तो गया है। क्या करते हैं वो? कॉलेज में पढ़ाते हैं साहब और घर पे भी ट्यूशन लेते। इस लड़की को देखा है, कभी पहचाने हो? हाँ सर, वो राजेश बाबू के पास पढ़ने आती थी। ये राजेश सुरते की फैमिली भी होगी ना? कहाँ है वो? है, माँ बाप है उनके, लेकिन सातारा में कहीं तो रहते हैं। जादव, एक काम करा, सातारा जाके राजेश की फैमिली से पूछताछ करो। तब तक मैं मनीष से पूछता हूँ कि किडनैपिंग के वक्त ही उसका फोन स्विच ऑफ क्यों हुआ। ओके सर। सर, उसने मेरे प्यार के बदले मुझे धोखा दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उससे बदला लेने के लिए उसका खून या किडनैप कर सकता हूँ। और सर मेरा फोन ऑफ है, ये तो मुझे तब पता चला जब मैं उसे छोड़कर घर वापस पहुंचा। सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा, ये सब एक कोइंसिडेंस है। ये कोइंसिडेंस तुम्हारे साथ बात हो रहे हैं। खैर, इन कोइंसिडेंसेस का सच हम पता कर लेंगे। तुम बस दुआ करना कि ये सचमुच में कोइंसिडेंस ही हो। साहब, राजेश हमारा बेटा था, है नहीं। अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है साहब, उसे हमने अपने घर से कब का निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया उसे घर से? क्योंकि साहब उसका दिमाग खराब हो गया था। चाह, अरे बड़ा फोटो तो देख। अरे देख बेटा, कितनी अच्छी लड़की है। आई कितनी बार कहा है मेरी चिंता छोड़ दे, मुझे जब शादी करनी होगी तो कर लूंगा। ऐसे कैसे तेरी चिंता छोड़ दे?
हमारे बाद तेरा ख्याल कौन रखेगा बेटा? इसीलिए कहती हूँ कि शादी। मैं शादी करूंगा, खुश, लेकिन अपनी पसंद की लड़की से। और मुझे मेरी पसंद की लड़की मिल गई है। देखा, इसने पहले से ही बाइक को ढूंढ के रखी है और हम इधर खाली फुकट परेशान हो रहे हैं। अरे बेटा, हम लोग को भी तो मिलवा, बुला उसे, देखे तो सही कि कौन है वो। ठीक है, अगली बार आप लोग जयसिंहपुर आओगे ना तो मिलवा दूंगा। धोखा खराब हो गया क्या तेरा? सारे बिरादरी में मेरा नक कटवाना चाहता है? काहे बोलूं अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को कि मेरी बहू मेरे बेटे से 15 साल छोटी है, स्टूडेंट है उसकी, ट्यूशन पढ़ती थी उससे, है बोलो? तो बाबा प्रॉब्लम क्या है? बस एक बार बोल दिया ना, नहीं हो सकती मतलब नहीं हो सकती, और मेरे जीते जी तो यह शादी कभी नहीं हो सकती। अरे त्याला एक वेळ लागले, पर तू नहीं समझ सकती तुम दोनों के बीच उम्र का कितना अंतर है? इसे इसके घर पे छोड़ के आओ और भूल जा कि यह शादी कभी हो सकती है। राजेश पर हमारी बातों का कोई असर नहीं है। वो उस लड़की के साथ शादी के लिए जिद पर अड़ा हुआ था। हमने भी थक हार कर कह दिया कि उस लड़की को लेकर इस घर में नहीं आ सकते, लेकिन वो कहता था शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। उसके बाद से ना तो हमने उसकी शक्ल देखी और ना उसने हमारी। सर मनीष बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ाई में हमेशा आगे रहा है, नौकरी भी सबसे पहले उससे मिली, वो भी रेलवे में अच्छी पोस्ट पर। मनीष तो जिद्दी और चालाक लड़का है सर। वो एग्जाम में अच्छे नंबर पाने के लिए टीचर को पैसे तक खिलाता था। और सर एक बार उसने जिस चीज़ के बारे में सोच लिया, उसे चाहिए तो फिर चाहिए, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है सर। सर मनीष बहुत सिंपल सा और जेंटलमैन लड़का था। अच्छा, उसका कॉलेज में किसी से कोई अफेयर वगैरह कुछ था? सर वो तो इन सब चक्करों में पड़ता ही नहीं था, उसे पता था उसकी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, तो लव मैरिज का तो चांस ही नहीं था। इसलिए फीमेल फ्रेंड्स तो बहुत थी, लेकिन कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी सर उसकी। हाँ सर, मनीष मेरा दोस्त है सर, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं। उसकी शादी टूट गई सुन के बहुत बुरा लगा मुझे सर। वो तो काफी एक्साइटेड रहता था अपनी शादी के बारे में। उसका तो उस लड़की के साथ लव एट फर्स्ट साइट था। उसके साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ सर। उसकी शादी टूटने वाली है, ये बात उसने सबको बताई थी? सबको नहीं सर, सिर्फ मुझे बताई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसे तो धमकियां मिल रही थी कि शादी ना करे नेहा से करके। धमकियां मिल रही थी मतलब? जब वो नेहा के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दिया तब से उसे फोन पे फोन आने लगे थे सर कि नेहा से शादी ना करे करके, पर वो पीछे नहीं हटा। वो तो उसके प्यार में पागल था ना सर। अच्छा, मनीष ने कभी बताया कि ये धमकियां उसे कौन दे रहा था? नहीं सर। अगर मनीष को धमकियां मिल रही थी तो उसने अब तक पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? जादव, मनीष और नेहा के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखो कि उसमें कोई नया नंबर मिलता है क्या। जरूर कुछ ऐसा है जो हमने मिस कर दिया है। सर गांव के बाहर एक डेड बॉडी मिली है। सर, राजेश सुरते की डेड बॉडी है। लगता है इसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। सर हमने आजू बाजू सब जगह देखा, लेकिन कहीं मर्डर वेपन नहीं मिला। ठीक है, इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। नेहा के अपहरण से शुरू हुआ यह केस दिन ब दिन गहराता जा रहा था। पुलिस के सामने कई संदिग्ध थे, जिनमें अहम था राजेश, लेकिन उसका तो कत्ल हो चुका था। राजेश के कत्ल और नेहा के अपहरण का आपस में क्या संबंध था, और कौन था जिसने इन गुनाहों को अंजाम दिया था? मनीष, जिसने धमकियां मिलने के बावजूद नेहा से शादी की और उसे छोड़ दिया। क्या यह कोई षड्यंत्र था, या नेहा का पिता संदीप खानदान की इज्जत पर लगे दाग को राजेश और नेहा के खून से धोना चाहता था, या फिर कोई और ही था जिसका मकसद और पहचान अभी तक सामने नहीं आई थी? सर ये राजेश सिरके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजेश की मौत सर पर किसी भारी चीज से चोट लगने की वजह से हुई। बॉडी पर कोई स्ट्रगल के मार्क्स भी नहीं है, और मौत हुई है 8 तारीख को शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच। मतलब जिस सुबह नेहा का किडनैप हुआ उसी शाम राजेश की मौत हुई। सर ये भी तो हो सकता है कि नेहा ने मनीष को राजेश के बारे में सब कुछ बता दिया हो, और बदला लेने के लिए नेहा को मनीष ने किडनैप किया और राजेश का खून कर दिया।
बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जिस दिन नेहा किडनैप हुई उस दिन दोपहर को राजेश ने मनीष को फोन किया था, जो मनीष ने हमें नहीं बताया। जाधव, इस मनीष को पूरी तैयारी के साथ उठाओ और पूरी तैयारी के साथ सच उगलवाओ। क्यों मारा राजेश को और नेहा को कहां छुपा के रखा है? सर ये आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देख, नाटक मत कर, क्योंकि हमने शुरू किया ना तो तुझे भारी पड़ेगा। चल वो बदला लेने के लिए राजेश की तरह ही नेहा को मार दिया या किसी के हाथों बेच दिया? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पता नहीं आप लोग मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हमें समझ आ गया है। ये सारे कोइंसिडेंस तेरे साथ क्यों होते हैं? क्योंकि तेरा नेचर है, जो तुझे चाहिए वो तुझे चाहिए, इसलिए धमकियां मिलने के बाद भी तूने नेहा से शादी की और पुलिस कंप्लेंट तक नहीं की। सर कंप्लेन तो मैंने इसलिए नहीं लिखवाई थी क्योंकि कुछ समय बाद वो कॉल्स आने बंद हो गए थे। मुझे लगता है उसे समझ आ गया था कि मुझ पे उसकी धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा है। और सर मैं नेहा से प्यार करने लगा था। शादी से पहले हर एक दिन मेरा प्यार उसके लिए बढ़ता जा रहा था। जब भी उससे बात करता मिलता, बस मुझे ऐसा लगता कि मैं कब उससे शादी कर लूं, इसलिए मैंने शादी की भी जल्दी की। देख, तेरी ये फेक लव स्टोरी सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। बोल, जिस नंबर से तुझे धमकियां मेरे फोन आते थे वो नंबर दे। सर वो नंबर तो मैंने, धमकियां आना बंद हो गई तो डिलीट कर दिया था। अच्छा, तुझे क्या लगता है कि हमें नहीं पता कि तू पहले दिन से ही झूठ बोल रहा है? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप असली क्रिमिनल को पकड़ने के बजाय मुझ पे शक कर रहे हैं, जबकि आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। सबूत भी मिल जाएगा, तू टेंशन मत ले। अब तू फ्री है, अब जा सकता है, लेकिन शहर छोड़कर बाहर मत जाना। जादव, ये मनीष अब भी सच नहीं बोल रहा है। ऐसा करो कि राजेश के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन ट्रेस करो। इन दोनों के अलावा एक और आदमी है जिसे हमने टारगेट नहीं किया है, वो है नेहा का बाप संदीप। संदीप के पास भी मोटिव है नेहा को गायब करने का और मारने का। चलो देखते हैं ये संदीप कितने पानी में है। संदीप भाऊ तो एकदम खडूस आहे साहब, छोटी छोटी बातों से किटकिट करते हैं। आणि सुनंदा वहिनी त्यांच्या उलट एकदम सीधी सादी। यूं तो सभी लोग अपनी बेटी की गलती पर डांटते हैं साहब, पर ये तो एकदम पुराने ख्याल का आदमी है। कभी भी किसी भी लड़के के साथ नेहा को बात करते देख लेता तो तमाशा खड़ा कर देता था साहब। साहब वेड़ाच मानुस है तो उसको लगता है कि उसकी बेटी के पीछे सारे लड़के पड़े हुए। गलती से अगर उसके घर की तरफ मुंह उठा के भी देख लिया ना तो चालू हो जाता गाली देने के लिए। उस दिन नेहा घर आई, उसने तुझे बताया कि ससुराल में उसके साथ क्या हो रहा है, और अब वो राजेश के पास जा रही है, जो तुझ जैसे पुराने ख्यालात के घटिया सोच वाले इंसान को पसंद नहीं आया। तूने नेहा का पीछा किया और राजेश और नेहा दोनों का खून कर दिया। राजेश की बॉडी हमें मिल गई, नेहा की बॉडी कहाँ है? साहब वो घर पे आई ही नहीं तो कैसे बताती? उस दिन क्या, वो तो कभी उसने किसी लड़के के बारे में नहीं बताया, ना मेरे को ना मेरी बाइकों को। साहब लड़कों के साथ उसकी दोस्ती थी, पर उसका कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं था साहब। अच्छा, लड़कों के साथ दोस्ती थी ये तो बड़े आराम से कह रहा है, जबकि हमें पता है कि तू उसे रोक टोक से रखता था, उस पर बेवजह शक करता था, लड़कों से बात तक नहीं करने देता था उसे। साहब समाज में इज्जत ना उछले इस करके उसको रोकता था, पर अब देखो ना क्या कर गया वो, मुंह में कालिक पोत दी, गली मोहल्ले रिश्तेदारों के सामने आंख झुका के चलना पड़ता है। इसी गुस्से की वजह से राजेश का खून किया? नहीं साहब मैंने खून नहीं किया, पर अगर मिलता ना तो उसको आज जरूर खून कर देता। गुरु शिष्य के रिश्ते को गंदा किया था वो, पढ़ाई के नाम पे आज की लड़ाता था वो बच्चों के साथ। सर मनीष के 6 महीने के कॉल डिटेल्स, मनीष की शादी तय हो जाने के बाद मनीष को जिन नंबरों से फोन आते थे उन हर नंबर पर हमने फोन करके चेक किया। उसमें से एक नंबर हमें ऐसा मिला है जो ज्यादातर बंद होता है या ज्यादातर उसकी लोकेशन चेंज होती रहती है। किसका नंबर है ये? सर ये नंबर किसी अंकुश के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसका कनेक्शन राजेश के साथ भी है। यह हमें उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला। चल बोल, जिस दिन नेहा किडनैप हुई उस दिन दोपहर को राजेश ने तुझे फोन क्यों किया था, और शाम को राजेश के कत्ल वाली जगह पर तेरे मोबाइल की लोकेशन भी सेम ही थी? सर उसने ये जानने के लिए फोन किया था कि नेहा कहाँ है, क्योंकि नेहा ने उसे बता दिया था कि मैंने उसे छोड़ दिया है, पर मुझे राजेश से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने बिना जवाब दिए ही फोन कट कर दिया। और वो लोकेशन सेम थी, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। ये सारे कोइंसिडेंस तेरे साथ ही क्यों होते हैं? किडनैपिंग के वक्त तेरे फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, तुझे फोन पर धमकी देने वाला आदमी खुद ही थक के हार मान जाता है, और शाम को राजेश के कत्ल वाली जगह पर तेरे मोबाइल की लोकेशन भी मिलती है। सर मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या और क्यों हो रहा है, पर मैं सच कह रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया। चल एग्जैक्ट लोकेशन बता कि तूने नेहा को कहां छोड़ा था। चौराहे के कॉर्नर पे।
मनीष ने नेहा को जहां छोड़ा था, राजेश का घर भी वहीं पास में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा राजेश से मिलने जा रही थी? मनीष ने उसका पीछा किया और दोनों का खून करके बॉडी अलग अलग फेंक दी। जादव, वो लड़का राहुल जिसके फोन से नेहा ने कॉल किया था, एक बार वापस उससे मिलना पड़ेगा। हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। उस दिन तुमने नेहा को कहां देखा था? चौक के पास देखा था सर। किस तरफ जा रही थी वो? सर मैं बाइक स्टार्ट कर रहा था, बाइक के आईने में देखा तो वो घर की तरफ जा रही थी। राजेश तो मर चुका है, लेकिन मनीष को धमकी देने वाला उसका पार्टनर अंकुश अभी भी जिंदा है। जादव, देखो उसकी लोकेशन स्टेबल हुई क्या? वो जहां जिस हाल में भी मिलता है उठा लो उसे। ओके सर। ये अंकुश का ही घर है ना? जी सर। बुलाइए उसे, हम उससे कुछ बात करना चाहते हैं। सर वो कंपनी की तरफ से शहर से बाहर टूर पे गए। कितनी तारीख को गया हूँ? सर 8 की शाम को गए हैं। टूर पर है या खून करके गायब है? जादव, इस अंकुश को हाई अलर्ट पे डाल दो। अपना एक कांस्टेबल सिविल ड्रेस में इसके घर के बाहर तैनात करो और इसका मोबाइल भी ट्रैक करो। ओके सर। हेलो सर, अंकुश अभी अभी अपने घर पर आ गया है। चलो चलो जल्दी चलो, अंदर आ जाओ। अरे तुम क्या? तुला तुझ्या कामाचं बक्षीस द्यायची वेळ आली। चल। सर मैं कभी भी मनीष को धमकाया नहीं सर। सर वो राजेश मेरे फोन से ना कई बार मनीष को कॉल करता था और उसको धमकाया करता था। मेरे को तो तब पता चला साहब, जब मनीष का एक दिन मेरे फोन पे कॉल आया तो मैंने राजेश को बहुत सुनाया सर। और तेरे समझाने से वो समझ गया? सर समझा कि नहीं, पर सर राजेश ने मेरे को एक दिन बताया साहब कि मनीष के साथ उसका सेटलमेंट हो गया है। वो क्या है ना साहब कि मनीष के लाइफ में पहले से ही कोई था, तो शादी के बाद भी वो उसके साथ कंटिन्यू रखना चाहता था, इसलिए उसको नेहा का राजेश के साथ संबंध रखने में कोई ऐतराज नहीं था साहब। मनीष का है? बुलाओ उसे, हमें उससे बात करनी है। सर मनीष रत्नागिरी गया अपने ट्रान्सफर के काम से। वो कल आने वाला था लेकिन अब तक नहीं आया। कधीपासून त्यांचा फोन ट्राय करतोय लेकिन फोन ही नहीं लग रहा। साहब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो नेहा के बाप ने मेरे मनीष को कुछ कर डाला है। चला लोकर। सर हमने मनीष की मोबाइल की लोकेशन चेक की तो पता चला कि उसका फोन 2 दिन से स्विच ऑफ था और उसकी लास्ट लोकेशन गांव के बाहर की है। अगर मनीष के घर वालों पर यकीन किया जाए तो उस दिन और उस वक्त मनीष रत्नागिरी में था। तुमने रत्नागिरी के रेलवे गेस्ट हाउस और होटल्स में पता किया? उसने कहीं चेक इन किया था क्या? हाँ सर, मैंने मनीष के बारे में रत्नागिरी में इंक्वायरी की लेकिन वहां उसकी कोई एंट्री नहीं मिली। जादव, मनीष के कॉल रिकॉर्ड चेक करते हैं और उसकी एग्जैक्ट लास्ट लोकेशन ट्रेस करते हैं और वहीं सर्च करते हैं। देखो आसपास। जादव, कैसा? जादव, गले का निशान देखकर लग रहा है कि किसी रस्सी से इसका गला घोटकर इसे मारा गया है। आसपास देखो, शायद कोई सुराग मिले और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। पुलिस की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। राजेश के बाद मनीष का भी कत्ल हो चुका था, जो कि पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में अब तक सबसे ऊपर था। इस पूरी पहेली में यह समझना मुश्किल हो रहा था कि कौन अपराधी है और कौन अपराध का शिकार। अंकुश के मुताबिक शादी से पहले मनीष का किसी के साथ संबंध था, तो कहीं इस साजिश और इन हत्याओं के पीछे उसी का हाथ तो नहीं था?
आखिर कौन था ये गुमनाम चेहरा जो कि पुलिस की पहुंच से अब तक दूर था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मनीष की मौत किसी रस्सी या तार जैसी चीज से गला घोटने की वजह से हुई और उसकी मौत हुई है 12 तारीख को रात 9 से 11 के बीच में। जादव, राजेश के मुताबिक मनीष की लाइफ में कोई लड़की थी, पता करो वो कौन है। हो सकता है ये खून उसी ने किया। लेकिन सर सारी इंक्वायरीज और कॉल रिकॉर्ड से तो ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये पता चले कि उसका कहीं अफेयर चल रहा था। देखो ठीक तरह से ढूंढो, कूटे का मिलटे का बगैर। हा लॅपटॉप कोणाचा आहे? मनीषचा आहे. पासवर्ड क्या है इसका? मला नहीं माहित सर. ठीक है, इंक्वायरी के लिए हम इसे साथ में लेकर जा रहे हैं। चला। सर मनीष के घर पर जब हमने सर्च किया तो वहां हमें मनीष का लैपटॉप मिला। साइबर एक्सपर्ट के रिपोर्ट के मुताबिक मनीष हमेशा गे साइट पर जाया करता था। उसके सोशल अकाउंट पर हमें एक लड़के का आईडी मिला है जिसके साथ मनीष हमेशा चैट करता था। सर उनके मैसेज देख के तो यही लगता है कि उन दोनों लड़कों में अफेयर चल रहा था। सर मनीष और मेरा कॉलेज से ही अफेयर था। हम दोनों एक ही हॉस्टल में एक ही रूम शेयर करते थे। मतलब मनीष ने जानबूझकर नेहा के वर्जिन ना होने का नाटक किया था? उससे पीछा छुड़ाने के लिए वैसा किया था, लेकिन उसमें हम दोनों का नहीं, नेहा का भी फायदा था। शेखर, मैंने नेहा को घर से निकाल दिया है। अब हम लोग साथ में रह सकते हैं, किसी को भी हम पे कोई डाउट नहीं होगा। उस दिन राजेश ने मनीष को बहुत सारे फोन किए थे, लेकिन मनीष ने अवॉइड किया था, इसलिए शायद उसका पीछा करते करते वो हमारे यहाँ आया और हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। राजेश ने हमें धमकी दी थी कि नेहा के बारे में बता दो वरना वो हम दोनों का सच पूरी दुनिया के सामने लाकर रख देगा। नेहा कुठे आहे? नेहा कुठे आहे? वरना तुझी असलियत ना सारी दुनिया को बताना। मनीष ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं मान रहा था। हम लोग में हाथापाई हो गई। ने राजेश की बॉडी जंगल में जाकर फेंक दिया और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया ताकि हमारा सच कभी किसी के सामने ना आए। मैंने मनीष को उस दिन आपके पास आने के लिए रोका था, लेकिन वो मान नहीं रहा था। आपने उसे प्रेशराइज किया था, इसलिए वो बहुत डर गया था और वो मुझसे कह रहा था कि हम दोनों सरेंडर हो जाए। हम सरेंडर नहीं होंगे। ठीक है, तो तू मत कर, लेकिन मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास, सब सच बता दूंगा। मुझसे ये प्रेशर झेला नहीं जा रहा है। नहीं सुन, तू करते सरेंडर। तुम दोनों ने मिलकर अपने स्वार्थ के लिए नेहा की जिंदगी बर्बाद कर दी। और अब इतनी ही फुर्ती से ये बता कि कहां छुपा के रखा है उसको? नहीं सर, मुझे नहीं पता सर, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है सर, मुझे नहीं पता, सीरियसली नहीं पता मुझे सर, मुझे नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं पता। ये तो साफ हो चुका है कि मनीष और राजेश ने नेहा को किडनैप नहीं किया है और ना ही शेखर ने। फिर कौन है जिसने नेहा को किडनैप किया है? जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, अंकुश, नेहा का बाप संदीप और राहुल, तीनों पे कड़ी नजर रखो। नेहा से रिलेटेड लीड अब यही लोग हमें देंगे। सर जी, राहुल मेरा भांजा है। जब भी उसको फार्म हाउस के काम के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ती है तो वो मेरी गाड़ी लेके जाता है। मैं राजेश के यहाँ ट्यूशन पढ़ती थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, पर हमारी शादी नहीं हो पाई। फिर आई बाबा ने मेरी शादी मनीष के साथ तय की।
उस दिन से मैंने राजेश के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। फिर सुहागरात पर मनीष, मैं प्यार करती हूँ नहीं थी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मेरे लिए अब सब कुछ आप ही हैं। फिर दूसरे दिन मनीष ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं वर्जिन नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मनीष मेरे घर पर तमाशा करे, इसीलिए मैंने उसे कहा कि वो मुझे रास्ते में ही छोड़ दे। उन्होंने मुझे घर के पास रास्ते में ही छोड़ दिया, जहाँ मुझे राहुल मिला। मुझे लगा कि वो अपने से बड़े उम्र के लड़के के साथ सोती, तो मेरे साथ क्यों नहीं? मेरी उसके ऊपर बुरी नजर थी साहब। मतलब उस दिन मैंने सड़क पे उसकी बातें सुनी राजेश के साथ फोन पे करते हुए। मतलब वो दोनों मिलने वाले थे उसके ट्यूशन में, तो मैंने उसे जबरदस्ती उठाया और गाड़ी में बिठाया, फार्म हाउस लेके चला गया और उसका रेप किया। कितनी घटिया सोच है तेरी। तुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि एक लड़की अपनी मर्जी से किसी को पसंद कर सकती, क्योंकि तेरे लिए तो बस वो साथ में सोने की बात थी। रजामंदी गैर रजामंदी तेरे जैसे लोगों को समझ में नहीं आती है। अब तू अपनी सही जगह पे जाएगा। प्लीज सर। आज भी हमारे समाज में महिलाओं को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। आज भी उन्हें लड़कों के साथ संबंध रखने पर गलत समझा जाता है, और इस सब के लिए जिम्मेदार है कुछ लोगों की पिछड़ी हुई सोच। राजेश और मनीष के कत्ल के लिए शेखर को और नेहा को अगवा कर बंधक बनाने और बलात्कार करने के लिए राहुल को गिरफ्तार किया गया है। मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कब तक चलेगा ये सब। देखो बेटा, इतना हाइपर मत हो। जो भी हैं, हम एक फैमिली हैं। अरे आप लोग डिनर कर रहे हैं? मुझे बुलाया नहीं, मैं तो रूम में ही थी। वाह, यमी लग रहा है खाना तो। पास करेंगे? निहारिका, देखो देखो, समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं विजय? क्या समझने की कोशिश करूं? विजय 1.5 साल हो चुका है, कितना इंतजार करूं? हाँ, ये सब करना था तो सगाई क्यों की? क्यों दी अंगूठी मुझे? तोड़ दो ना सगाई। शट अप निहारिका, ये क्या बात कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कहा था मुझे थोड़ा और वक्त दो करके। उनको खाने पे भी नहीं बुलाया। अरे लेकिन चुपचाप बैठ के हम सब लोग खाना खा लेते तो क्या भी कर जाता है। ऐसे उनके सामने उठ के जाने की कोई जरूरत नहीं थी। और डैड, उन्होंने क्या बिगाड़ा है? उनको तो कम से कम उनको तो छोड़ दो यार। समझ में नहीं आता कि ये घर है कि चिड़ियाघर है। अच्छा, तो अगर ये चिड़ियाघर लगता है तो चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? किसी ने बांध के रखा है तुम्हें? एक तो मेरे पापा के पैसों पे पल रहे हो तुम, और ऊपर से बकवास भी कर रहे हो। हर चीज में प्रॉब्लम होती रहती है तुम्हें तो। पता नहीं क्या चाहते हो। शिवानी, तुम समझती क्यों नहीं हो यार? एक बात को तो तुमको गुस्सा क्यों आता है? बात हाँ बोल। मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन अब इन दोनों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो। लगता है ये तमाशा मुझे ही खत्म करना होगा।
ये उसूल, ये नियम उस डोर की तरह से होते हैं जो हम इंसानों को, हमारे परिवारों को, हमारे समाज को बांधे रखते हैं, हमें निरंकुश होकर बिखरने से बचाते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इस बंधन में हमारा दम घुटने लगता है, उसूल गलत लगने लगते हैं, नियम जिंदगी को बांधने की बजाय उसकी बर्बादी की वजह बनते नजर आते हैं। और एक सवाल जहन में बार बार उठता है कि नियम जिंदगी के लिए हैं या फिर जिंदगी नियमों की भेंट चढ़ जाने के लिए है। और जब इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तो वही होता है जो देश की राजधानी में रहने वाले रिटायर्ड IRS ऑफिसर विजेंद्र सिंह भल्ला और उनके परिवार में हुआ। उससे पहले आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं दिया? नहीं। उनकी चीखें या कोई भी आवाज सुनाई दी आप लोगों को? बड़ी अजीब बात है, हॉल में आपके पिता का मर्डर होता है और आपको चीख भी सुनाई नहीं देती। आपके घर से कोई कीमती सामान गायब हुआ? जी नहीं। शाम के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक हमारी ड्यूटी रहती है साहब, और रात भर बंगले में कोई नहीं घुसा। हम पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं साहब। तुम्हारे अलावा घर में और कोई काम करता है क्या? एक नौकरानी आती है तनुजा, 11 बजे आती है और 4 बजे चली जाती है साहब। अपना नाम, नंबर और पता कांस्टेबल के रजिस्टर में लिखवा दो। जी साहब। सर मैंने बंगलो पूरी अच्छी तरीके से चेक किया, फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं, पीछे से भी एंट्री करना बहुत मुश्किल है सर। ये इनसाइड जॉब है मिश्रा, कोई सामान गायब नहीं हुआ इसका मतलब मामला लूट का नहीं है। फोर्स एंट्री नहीं है इसका मतलब कातिल या तो घर से ही है या घर वालों की मदद से घर के अंदर घुसा होगा। और बॉडी देखकर ऐसा लगता है कि किसी तेज धार हथियार से मारा होगा। वैसे भी ये फैमिली कुछ अजीब सी लग रही है मुझे। डैड की गर्लफ्रेंड है, उसी ने मारा मेरे डैड को। इस दावे की कोई खास वजह? जबरदस्ती रह रही थी वो उस घर में, डैड नहीं चाहते थे फिर भी वो यहाँ पर रह रही थी। तुम अमल होगे और तुम शिवानी होगी, है ना? पर आप कौन है? लगता है विजय ने तुम लोगों को मेरे बारे में नहीं बताया। मैं निहारिका हूँ, मैं तुम्हारे पापा की मंगेतर हूँ और अब से मैं सबके साथ ही रहने वाली हूँ। लो, विजय भी आ गए। निहारिका, तुम यहाँ कैसे? डैड, आप इन्हें जानते हैं? मैंने इन्हें हम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? इसमें प्रॉब्लम क्या है विजय? तुम अभी इस वक्त यहाँ से चली जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। बाद में क्यों विजय? तुम्हें जो कहना है तुम अभी कहो। देखो विजय, मैं यहाँ से कहीं जाने के लिए नहीं आई हूँ। वो इस घर से जाने को तैयार ही नहीं थी और इसी बात पे पापा और उसका झगड़ा हुआ बेडरूम में। फिर पापा बेडरूम से बाहर आए और उन्होंने दरवाजा लॉक कर लिया। विजय, 1.5 साल हो चुका है, कितना इंतजार करूँ? हाँ, तोड़ दो ना सगाई। क्या कर रहे हो ये? विजय, विजय, दरवाजा खोलो विजय। तो फिर दरवाजा किसने खोला? हम लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुन के वो शोर मचाने लगे। फिर मेरी छोटी बहन आरती ने दरवाजा खोला। तो अगर वो बेडरूम में बंद थी फिर मर्डर कैसे कर सकती है? ये पता लगाना मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। कुछ खास बात जो आप हमें बताना चाहती हैं इस मर्डर या अपने डैड के बारे में? डैड को आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैं इस केस से रिलेटेड बात पूछ रहा हूँ, कुछ पता हो तो प्लीज हमें बताइए। नहीं, मैं नींद में थी जब उसने डैड को मारा। किसने? जिसने भी मारा होगा। अच्छा, वो जो निहारिका है, क्या तुम्हारे डैड का उससे रात को झगड़ा हुआ था? हाँ सर, रोज झगड़ा होता था। उस औरत की वजह से हमारी सारी फैमिली टेंस थी, तो जबरदस्ती हमारे घर में घुस गई, अब निकलने का नाम नहीं ले रही है। मुझे तो पूरा यकीन है सर, उसी ने मेरे डैड को मारा है। और कोई है जो रेगुलर बेसिस पे आपके घर में आता हो? और नहीं सर, और तो कोई भी नहीं है। क्यों? आपकी मेड वो रोज नहीं आती? तनु तो सर रोज ही आती है, लेकिन वो हमारे घर में सालों से काम कर रही है। तनु या तनुजा? सर वो किसी पे शक है आपको? हम सब पर शक है सर, सारे लोगों पे। मेरी वाइफ शिवानी, आरती और कुलपी।
तीनों नफरत करते थे सर उनसे। सब चाहते थे कि वो मर जाए। सबको नफरत थी सर। इस नफरत की कोई खास वजह? सबकी अपनी वजह है सर। मेरी वाइफ शिवानी के 50 अफेयर्स हैं। आरती ड्रग एडिक्ट है और कुलपीर बाप के पैसों पे ऐश करना चाहता है। इसी बीच निहारिका जी आ गई और सबको उनके रिश्ते के बारे में भी पता चल गया था। सब लोग इनसिक्योर हो गए थे सर, ये तीनों के तीनों, कि कहीं प्रॉपर्टी के ऊपर से उनका हक ना चला जाए। सर, निहारिका जी को होश आ गया है। मिस्टर भल्ला से क्या रिश्ता था आपका? इन लोगों ने आपको बताया नहीं मेरा क्या रिश्ता था? बताया, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। प्यार करते थे हम एक दूसरे से। 6 महीने पहले मंगनी हुई थी हमारी। तो आप लोगों ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? विजय अपने बच्चों की मर्जी के बिना शादी नहीं करना चाहते थे। आई एम सॉरी, पर आप तो बिना शादी किए ही इनके साथ इनके घर में रह रही हैं। हाँ इंस्पेक्टर, मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ इनके साथ रहने लगूंगी तो बच्चे मुझे समझ पाएंगे, मुझे जान पाएंगे, मुझे अपना लेंगे और शादी के लिए हाँ कर देंगे। उससे पहले कि कुछ भी होता। मैंने सुना है आए दिन आपका और मिस्टर भल्ला का झगड़ा होता रहता था। कल रात भी आप दोनों के बीच में ऐसा ही एक झगड़ा हुआ था। हाँ, मुझे 1.5 साल हो चुका है। कितना इंतजार करूं? हाँ, ये सब करना था तो ये सगाई क्यों की? क्यों दी अंगूठी मुझे? तोड़ दो ना सगाई। निहारिका शट अप! ये क्या बात कर रही हो तुम? वापस ले लो। क्यों आई थी तुम यहाँ पे? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था मुझे और थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो आपको फिर से क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएंगे। सर, मौत की सही वजह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगी। एक काम करो, इस फैमिली की कंप्लीट इंक्वायरी करो। बैंक डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया में इनकी सारी एक्टिविटीज चेक करो। शिवानी, आरती, कुलबीर, अमल और ये निहारिका, इन पांचों की कुंडली चाहिए मुझे। राइट सर। एक्सक्यूज मी, ये शिवानी भल्ला आपके जिम में आती है ना? ये आरती भल्ला इसी कॉलेज में पढ़ती है ना? एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। भल्ला फैमिली की मेट तनुजा लापता है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है सर। भल्ला से उसका पता पूछो और जाकर चेक कर। राइट सर। एक मिनट सुनना, ये जो तनुजा यहाँ पे रहती है आपने देखा इसको? जी नहीं देखा मैंने। ध्यान से याद है आपको? याद मिश्रा, आज सच पता करो। सर, इस तनुजा के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इसका और इसके पति दोनों का ही फोन स्विच ऑफ है। सर, इसके पड़ोसियों से बात करके पता चला है कि कुछ दिन पहले कहीं गांव जाने की बात कर रही थी। गांव कहाँ है इसका? हरियाणा के दुजाना गांव की है सर। एक पड़ोसी ने इसका एड्रेस भी दे दिया है। सर, हो सकता है कत्ल इसी ने किया हो, अकेले या फिर अपने पति के साथ मिलकर। कातिल यही है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इस मर्डर से इसका कोई ना कोई गहरा कनेक्शन जरूर है। तिवारी सब, तुम इसके गांव जाकर पूछताछ करो। मिश्रा सर, भल्ला फैमिली के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली? सबने भल्ला फैमिली का बैकग्राउंड चेक किया। अमल ने कुलबीर, शिवानी और आरती के बारे में जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही निकला। शिवानी के 50 अफेयर्स हैं। आरती ड्रग एडिक्ट है और कुलबीर बाप के पैसों पे ऐश करना चाहता है। और अमल और निहारिका का बैकग्राउंड? सर, अमल का खुद का और उसके फोन का कॉल रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ है। सर, विजय उसे काफी पसंद किया करता था और अमल भी विजय की काफी इज्जत किया करता था। रही बात निहारिका की, सर, निहारिका के फादर का शराब इंपोर्ट का बिजनेस है। पैसे की कोई कमी नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती है कि पैसे की वजह से वो उससे जुड़ी हो। शिवानी, आरती और कुलबीर, इन तीनों से एक एक करके बात करते हैं, देखते हैं हमसे क्या छिपा रहे हैं। विजय यानी कि विजेंद्र सिंह भल्ला खुशकिस्मत थे कि जीवन के इस मोड़ पर उन्हें निहारिका का साथ मिला।
लेकिन उनके बच्चों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। तो क्या उनका और निहारिका का यह रिश्ता उनकी मौत की वजह बना, या फिर उनकी मौत से उनके बच्चों को होने वाला फायदा इसका कारण था? दोनों ही सूरतों में यह सवाल था कि आखिरकार वो कौन था जिसने इस हत्या को अंजाम दिया था। वो शिवानी, कुलबीर या आरती में से कोई एक था, या फिर विजेंद्र सिंह भल्ला के तीनों ही बच्चों ने मिलकर अपने पिता के खिलाफ ये साजिश रची थी, या फिर ये सब भल्ला परिवार की उस घरेलू नौकरानी तनुजा का काम था जो घटना के बाद से ही अपने पति के साथ फरार थी। पुनीत बजाज, निशांत भारद्वाज, सारथी शर्मा, इनको जानती हैं? ये सब आपके एक्स बॉयफ्रेंड्स के नाम हैं। और इन दिनों आप जिसके साथ घूम रही हैं उसका नाम है प्रशांत सरपाल। मेरी पर्सनल लाइफ का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है या नहीं ये देखना मेरा काम है। आपका काम है पूछे हुए सवालों का सही सही जवाब देना। बताइए, आपके इन अफेयर्स के बारे में आपके डैड को पता था? बोलिए। हाँ, उन्हें पता था। आओ ना, बहुत जल्दी लगता है। What the hell? अरे क्या है? पापा, पापा मेरी बात सुनो। पापा चुप कर तू। प्लीज। जानता है ना ये शादीशुदा है, इसके बाद भी तू ये सब कर रहा है? पापा मेरी बात सुनो। अंदर से निकल। मेरे पापा को ये लगता था कि मैं कैरेक्टरलेस औरत हूँ। मैं ईमान से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती उससे शादी करने पे मजबूर किया। हो सकता है अपनी इस नफरत के चलते आपने ही अपने डैड को मार दिया। हाँ, नफरत तो मैं उनसे बहुत करती थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी उन्हें मारने की, तो बस मैं उनके मरने का इंतजार कर रही थी। तो फिर किसके नाम करने वाले थे अपनी आधी प्रॉपर्टी? जी वो गुस्से में मुंह से निकल गया था। और पीनी है पी लो यार, फर्क नहीं पड़ता मुझे। सर, आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा सर। लगता है आपके बैंक ने आपके कार्ड को ब्लॉक कर दिया सर। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जाके दोबारा ट्राई कर। सर, बार बार ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा है सर। शट अप एंड गेट लॉस्ट। हेलो डैड। डैड, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर आया था और मुझे एक बिल पे करना है, लेकिन मेरा कार्ड डिक्लाइन दिखा रहा है। मैंने तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक कर दिया मतलब? क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारा क्रेडिट कार्ड तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे पूरे करने के लिए दिया था, या अय्याशी करने के लिए नहीं। डैड, तो इंसान मेरे बाप को मारेगा ना, उसके नाम पर मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी कर दूंगा। जब गुस्से में तुम अपने बाप को मारने की बात कर सकते हो तो मार क्यों नहीं सकते? वैसे भी निहारिका के घर में आने को लेकर काफी गुस्सा थे ना तुम अपने बाप से? लेकिन मेरा यकीन मानिए सर, मैंने उन्हें नहीं मारा। आई स्वेयर सर। ठीक है, फिलहाल तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सुनो, तुम्हारी मेट तनुजा, वो भी उसी दिन से गायब है जिस दिन से तुम्हारे डैड का मर्डर हुआ था। कहीं उसका और तुम्हारे डैड का कोई झगड़ा हुआ था? कोई अनबन थी उनके बीच में? नहीं सर, कोई अनबन नहीं थी। बस डैड उसके काम से खुश नहीं थे और उसे डांटते थे। डैड को सफाई बहुत पसंद थी। तनुजा, क्या ये? लगता है आजकल तुम्हारा काम में ध्यान नहीं है। इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रही हो, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं सकता। नहीं सर, गलती हो गई। अगली बार ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ध्यान रखूंगी। ध्यान रखो। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। आरती भल्ला, कौन से ड्रग की लत है तुम्हें और कब से? मैं ड्रग नहीं लेती सर, पता नहीं आपको किसने बोला। मैं पिछले कुछ दिनों से तुम कॉलेज नहीं जा रही हो, जान सकता हूं क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सारा उधार था उन ड्रग पेडलर्स का जो तुम्हारे कॉलेज के बाहर खड़े रहते थे। वो अपने पैसे के लिए तुम्हें प्रेशराइज कर रहे थे जो तुम्हारे पास थे नहीं, इसलिए तुमने कॉलेज जाना छोड़ दिया और घर पर जाकर बैठ गई। तो गेट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। तो कैसे चुकाने वाली थी ये उधार तुम? अपने हिस्से की उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो तुम्हारे डैड के मौत के बाद तुम्हारे हाथ लगती है ना। अब बताओ, अपने डैड को तुमने खुद मारा या किसी की मदद ली उनको मारने में? बोलो। मैंने मारा है। आपको लगता है ना दैट आई एम अ मर्डरर? मैंने मारा है। क्या करेंगे? लॉकअप में डालेंगे? डाल दीजिए। आप जो करना चाहते हैं करिए, जान ले लीजिए मेरी। कीजिए ना, कीजिए कीजिए, हाँ कीजिए।
अब हमसे मत पूछिए सर, निहारिका से पूछिए। ये तनुजा और उसका पति यहीं आए ना? अरे क्या बात है साहब, तनुजा ना आई यहाँ, ना ही उसका पति आया। 6 महीने पहले आई थी वो तो आखिरी बार। सर अंदर तो कोई भी नहीं है। क्या बात है सर? कुछ नहीं। वैसे आप कौन है? माँ हूँ मैं उसकी। ठीक, चलो। हेलो। हाँ तिवारी बोलो। सर मैंने तनुजा की माँ और पड़ोसी से पूछताछ की है। वो दोनों यहाँ पे भी नहीं है सर। किसी ने भी उन्हें आते जाते हुए नहीं देखा। ठीक है, पता लगा उनका। ओके सर। ये तनु और उसके पति का सर्च इंटेंसिफाई करो। न्यूज़पेपर्स में फोटो दो, खबरियों को अलर्ट करो और पोस्टर्स लगवाओ उनके। ओके सर। तुमने बताया ना पुलिस को हमारे बारे में? तुमने उनको ये बोला ना कि तुम्हें हम पे शक है कि हमने डैड को मारा है? मुझे पता है कि इसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने मारा और डैड को। इस प्लानिंग के साथ ये सारा का सारा इल्जाम हम पर लगाकर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा। क्यों? प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, कुछ नहीं सोचता है तुम लोगों को प्रॉपर्टी के अलावा। यही ना बस। मैंने तुम तीनों का नाम पुलिस को बताया, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें फंसाना चाहता था यार, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता था कि जिस किसी ने भी डैड को मारा है वो पकड़ा जाए। वो तुम्हारे डैड नहीं थे, वो हमारे डैड थे। तुम्हें जो करना था तुम वो कर चुके हो। अब मैं वो करूंगी जो मुझे करना है। इस मामले को ठंडा होने दो। उसके बाद अगर मैं तुम्हें सड़क पे ना लाके खड़ा किया तो मेरा नाम भी शिवानी भल्ला नहीं, समझे तुम? शिवानी। मिश्रा, हर कोई निहारिका का ही नाम ले। लेकिन सर हमें अभी तक निहारिका के खिलाफ कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। उसके कॉल रिकॉर्ड्स, उसके बैंक डिटेल्स सब क्लियर है सर। सर मुझे तो ये काम उस भाई तनुजा का लगता है, वरना वो इस तरह फरार नहीं होती। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। सर इस रिपोर्ट के हिसाब से शरीर पे घाव की वजह से मौत हुई थी। सर जिस हथियार से ये घाव किया गया था वो काफ़ी तेजधार और लंबा रहा होगा। सर ये तो कहना मुश्किल है कि कौन सा हथियार होगा, लेकिन उन्होंने सजेस्ट किया है कि शायद तलवार हो सकती है। तलवार? लेकिन मिश्रा, कातिल तलवार जैसे हथियार का इस्तेमाल क्यों करेगा, जो ना तो इतनी आसानी से मिलता है और ना ही उसे कहीं लाना ले जाना आसान होता है। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही सर, कि कातिल चाकू जैसी छोटी चीज को छोड़कर तलवार जैसी बड़ी चीज को लेकर निकलने का रिस्क क्यों लेगा? यानी या तो कातिल और तलवार पहले से ही घर में मौजूद थे, या फिर घर में उनका कोई मददगार मौजूद था जिसने उस कातिल को घर के अंदर आने में मदद की और बाद में घर से बाहर जाने में भी मदद की। लेकिन मिश्रा, ये जो कोई भी हो प्रोफेशनल किलर नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि वो तलवारबाजी में माहिर हो या तलवार जैसे हथियार को लेकर कॉन्फिडेंट हो। मिश्रा, हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम तनुजा और उसके पति को ढूंढ निकालें। साथ ही साथ ये भी पता करो कि भल्ला फैमिली में कोई तलवार चलाना जानता है या किसी ने कभी तलवार खरीदी है, या फिर उनका कोई भी रिश्तेदार या दोस्त जिसका तलवार से कोई कनेक्शन है। ओके सर। तलवार? लेकिन मेरे घर में तलवार क्यों होगी? अच्छा, मैं बता रही हूँ आपको इंस्पेक्टर, यहाँ पर कोई तलवार नहीं है। कांस्टेबल इधर देखो। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस घर में। कांस्टेबल इधर देखो, अच्छे से देखो। विजेंद्र सिंह भल्ला के कत्ल की धीमी गति से आगे बढ़ती जांच में अचानक एक मोड़ आया। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में मर्डर वेपन के तलवार होने का अंदेशा जताया, और इस अंदेशे ने इस केस के फैले हुए जांच के दायरे को समेटकर छोटा कर दिया। क्योंकि तलवार का इस्तेमाल आम नहीं था। हत्या के लिए इस हथियार को वही शख्स चुन सकता है जो इसे चलाना जानता हो या फिर इसे चलाने का आदी हो, यानी कि कोई तलवारबाज। और अब पुलिस को सिर्फ इस तलवारबाज तक पहुंचना था, जो कि भल्ला परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता था या फिर इस परिवार के किसी सदस्य का कोई साथी। हाँ भाई, इस शहर में जितने भी तलवारबाज हैं या जिनका भी वास्ता तलवार से पड़ता है, उन सबके मुझे नाम चाहिए, और वो भी जल्दी। ओके। ये क्या चल रहा है? मेरा सामान, मेरे कपड़े। क्या है?
आप विजय की माँ? दूर हट मेरे से, उतर नीचे। माँ जी वो मेरा सामान। मैं कहती हूँ उतर यहाँ से। जो किया सही किया मैंने। आपने? तू भी नहीं बचेगी। तूने मारा ना मेरे बेटे को। माँ जी मैं भला विजय को क्यों मारूंगी? मैं आपके बेटे से प्यार करती थी माँ जी। नाटक मत कर तू मेरे सामने भी, और चल यहाँ से। चलो 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 चलो, और खबरदार जो इस दरवाजे पे कदम रखा तुम। चल सच सच बता, तलवार और तनुजा कहाँ है, वरना तेरे बदन से चमड़ी उधेड़ दूंगा। कौन सा तलवार साहब? सब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। जिस दिन मैं घर से निकला था साहब, उस दिन तन्नू काम से लौटी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम साहब। झूठ बोलता, तू और तन्नू साथ में गायब हुए थे। पड़ोसियों को बोल के गए कि गांव जा रहे हो, लेकिन गांव नहीं गए। मोबाइल फोन भी ऑफ थे तुम लोगों के। क्यों? साहब मैं तन्नू के साथ भागा ही नहीं था। तन्नू को छोड़कर भागा था साहब। एक दूसरी औरत से मुझे प्यार हो गया था, तो मैंने तन्नू को बिना बोले उस औरत के साथ भाग गया साहब। और उससे बचने के लिए मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया ताकि वो मुझे ढूंढ ना पाए साहब। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम साहब। कसम खा के कहता हूँ साहब। मिश्रा सर, इसकी तब तक धुलाई करो जब तक ये तनुजा का पता ना बता दे। ओके सर। साहब कुलदीप को क्यों नहीं पूछते साहब? क्या बोला साहब? कुलबीर का तनु के साथ चक्कर चल रहा है। कुलबीर? मिश्रा इसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ करो कि ये जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है कि नहीं। ओके सर। और कुलबीर को बुलाओ जरा थाने पे। राइट सर। पापा हट दूर हट। पापा विजय मर गया ना वो। अच्छा ही हुआ जो वो मर गया। बुरा तो ये हुआ कि उसके साथ तू क्यों नहीं मरी। मेरे लिए तो तू उसी दिन मर गई थी जिस दिन तू मेरा घर और मुझे छोड़कर गई थी। चल चल निकल यहाँ से। चल। मैं कहाँ जाऊंगी आपके बिना? मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कौन है पापा? प्लीज जा उस फल्ले के पास। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। तब तक तू मेरा घर छोड़कर चली जाना, समझी? शक्ल मत दिखाना अपनी। पापा सर मुकेश की गर्लफ्रेंड गौरी से बात, वो सच बोल रहा है। उस दिन वो उसी के साथ था। मतलब इस कुलबीर से ही हमें तनुजा का पता लगाना पड़ेगा। यस सर। तनुजा कहाँ है? मैं आपको कह चुका हूं ना, मुझे नहीं पता। झूठ बोलता, झूठ बोलता। तेरा और तनुजा का चक्कर था कि नहीं? हाँ सर, मेरा और तनु का चक्कर था। तो फिर ये बात तूने हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मेरी फैमिली को पता लग जाता सर। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें पता लगे। बहुत बदनामी होती सर। एक तो तुम अपने डैड से नफरत करते थे, अपने बाप के पैसे पे अय्याशी करते थे ना तुम। अगर घर से निकल जाते तो सड़क पे आ जाते। इसीलिए अपनी तनुजा के साथ मिलके तुमने अपने बाप को मार दिया, है ना? मार दिया ना उनको। और तनुजा से कहा कहीं जाके छिप जाए। जब मामला ठंडा होगा तो तुम उसे वापस बुला लोगे, है ना? यही हुआ था ना? नहीं सर, डैड को तो क्या, किसी को भी हमारे चक्कर के बारे में नहीं पता सर। ना ही मैंने डैड को मारा है और ना ही मुझे पता कि तनुजा कहां पर है। तुमने तनुजा का भी मर्डर कर दिया है ताकि हमें लगे कि वो तुम्हारे डैड का मर्डर करके गायब हो गई है और तुम साफ साफ बचकर निकल जाओ। सर ये कुलबीर, आरती, शिवानी और अमल के दोस्तों और जानने वालों की लिस्ट है। अब इसमें से वो तलवारबाज कौन है जिसकी हमें तलाश है ये तो नहीं पता, लेकिन अगर हम सही सोच रहे हैं कि कातिल भल्ला फैमिली में से कोई एक है तो उसका साथ देने वाला भी इसी में से कोई एक हो सकता है। सुरेश मेनन, इसी से शुरुआत करते हैं। ओके सर। शिवानी और आरती के जो गड़े मुर्दे हमने अब तक उखाड़े हैं उससे हमें मर्डर का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं मिला। शिवानी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में उसके डैड जान चुके थे और उसे जायदाद से बेदखल करने के बारे में कह रहे थे। आरती के पास उन ड्रग पेडलर्स को देने के लिए पैसे नहीं थे। उसे एक ही तरीके से पैसे मिल सकते थे, अपने डैड के प्रॉपर्टी से। और कुलबीर का अपनी बाई के साथ अफेयर था। मिस्टर भल्ला की मौत से इन तीनों की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो ही रही थी, साथ साथ बहुत सारा पैसा और अपने अपने तरीके से जिंदगी जीने की आजादी मिल रही थी। हो सकता है सर, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी ने भी कभी तलवार को पकड़ा भी होगा। इतना सटीक वार मुश्किल है सर। इस मामले में एक और इंसान तो शामिल है मिश्रा,
लेकिन सवाल यह उठता है कि उस तलवारबाज को ढूंढे कहां से। हेलो, हाँ, ओके सर, निहारिका। अभी मैंने फोन रखा ही था और आप लोग आ गए। पढ़ो। प्यारे पापा, मेरा प्यार अधूरा रह गया। विजय की फैमिली ने भी मेरी अच्छाई को नाटक का नाम दिया, और आखिर में जब मैं लौटकर आपके पास आई तो आपने भी मुझसे अपने सारे रिश्ते को नकार दिया। जिंदगी जीने के लिए अब कोई बहाना नहीं बचा, इसलिए मैं जा रही, आपकी निहारिका। हाँ सर, ये मैडम को तो मैंने ओखला ब्रिज पे छोड़ा था आधा घंटा पहले। ओखला ब्रिज? जी सर। सर सर, वो औरत। क्यों बचाया आप लोगों ने मुझे? मर जाने दिया होता। आप जानती हैं ना, आत्महत्या करना कानूनन जुर्म है। जानती हूँ, लेकिन मेरे जो हालात हैं इसमें मेरे लिए जीना कितना मुश्किल है। इस बात के लिए हम आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। दिस इज अ वार्निंग टू यू। दोबारा ऐसी बेवकूफी वाली हरकत मत कीजिएगा। जा सकती हैं आप। मिस्टर सर, नजर रखो इस पर। ओके सर। हेलो, हमें ओखला के पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर ठाकुर बोल रहा हूँ। एक लाश मिली है। क्या? सर, आपके थाने से किसी तनुजा नाम की लड़की के फरार होने का अलर्ट आया था। हमको लगा शायद वही हो। इसकी गर्दन पर भी किसी धारदार हथियार से वार किया गया है मिश्रा, और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि यह भी उसी तलवारबाज का काम हो। सर, ये तो खाली। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर, तनुजा की गर्दन पे किया गया वार बहुत कुछ वैसा ही है जैसे भल्ला के ऊपर किया गया था, लेकिन सर उसकी लाश के पास से मिला वो खाली पर्स, वो इस कहानी में कहीं फिट नहीं बैठता। सर उसके पर्स में ऐसा क्या रहा होगा जो कातिल चुरा ले गया? ये सोचो कि एक मेड अपने पर्स में क्या क्या रख सकती है। सर, कुछ पैसे, बिंदी, लिपस्टिक या फिर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। हो सकता है कि तनुजा के पर्स में मिस्टर भल्ला के घर की चाबियां। चाबियां? मैं कुछ समझा नहीं सर। तनुजा बरसों से मिस्टर भल्ला के घर में काम करती थी, तो जाहिर है कि उसके पर्स में मिस्टर भल्ला के घर की चाबियों का एक सेट तो होगा ही। मुझे लगता है तनुजा का मर्डर मिस्टर भल्ला के घर की चाबियों के लिए ही हुआ है। क्या? कहाँ? ठीक है, तुम हॉस्पिटल पहुंचो, हम वहीं आ रहे हैं। ओके सर। कांस्टेबल का फोन था जिसको हमने निहारिका के पीछे लगाया था। देखिए निहारिका जी, हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वो आदमी कौन था जिसने आप पर हमला किया। आप जानती थी उसको? देखा था आपने उसको? मैं तो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल रही थी, पता नहीं वो आदमी कहाँ से भागते हुए आया, और उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। चलो। पहले विजय, फिर तनुजा और अब निहारिका, इन तीनों का आपस में कनेक्शन है। इन तीनों मामलों में हथियार एक ही है, तलवार, और मुझे लगता है कि इन तीनों का हमलावर भी एक ही। हेलो, हाँ, ओके सर, एक इन्फॉर्मेशन है सर। प्रियांशु मित्तल नाम का एक आदमी है, कराटे एकेडमी चलाता है।
सर इस एकेडमी में तलवार चलाना भी सिखाया जाता है और ये खुद भी तलवार चलाने में माहिर है। पता लगाओ इस आदमी का भल्ला फैमिली के किस मेंबर से संबंध है। स्टूडेंट्स, क्लास डिसमिस। सिंह, तलाशी लो। मिस्टर प्रियांशु, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछिए। ये एकेडमी कितने सालों से चला रहे हैं आप? पिछले 3 सालों से। तो जितने भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ आते हैं या फिर आ चुके उनके रिकॉर्ड्स तो होंगे आपके पास? हाँ, रखते हैं। मैं देख सकता हूँ? आइए। सर, या जितने भी रिकॉर्ड्स है सबको लेके थाने पहुंचो। तुम्हारी तलवार तो हमें मिली गई, अब फोरेंसिक से भी ये जल्दी ही पता चल जाएगा कि उसमें फिंगरप्रिंट्स और ब्लड इंप्रेशन किसके हैं। तो तुम खुद बोलोगे या हम बुलवाएं? हाँ, मैं नहीं मारा, उसकी मेड को भी। किसके कहने पे मारा? वो चेहरा पसंद नहीं। और निहारिका पे अटैक क्यों किया तुमने? ऐसे 2 लोगों की जान ले ली और मजाक लग रहा है तेरे को? मजाक लग रहा है तुझे? हाँ? सर 3 साल पहले शिवानी इस प्रियांशु के एकेडमी की स्टूडेंट थी। सर पूछताछ में पता चला कि शिवानी का इसके साथ भी चक्कर था। तुम्हें तलवारबाजी सीखने की क्या जरूरत थी? तलवार? मुझे तलवार नहीं चलानी आती। झूठ बोल रहे हो तुम। प्रियांशु मित्तल को जानती हो? हाँ, जानती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड पुनीत उसकी कराटे एकेडमी में था। हम रिलेशनशिप में थे और पापा के डर से मैंने वो कराटे क्लासेस ज्वाइन की थी। प्रियांशु मित्तल ने मिस्टर भल्ला और तनुजा का कत्ल किया है और उसने ये बात कन्फेस की है। हमें पूरा यकीन है कि वो अकेला नहीं था। असली कातिल तक तो हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम्हारी अगर कोई भी बात झूठी निकली तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सर समझ नहीं आता शिवानी के अलावा ऐसा कौन हो सकता है जो प्रियांशु का दोस्त हो और भल्ला का दुश्मन? यह जरूरी नहीं है मिश्रा कि वो उसका कोई दुश्मन ही हो, दोस्त भी तो हो सकता है। पर ऐसा कौन हो सकता है सर? निहारिका। लेकिन सर उसका रिकॉर्ड तो क्लियर है और उस पर जानलेवा हमला भी हुआ था। यही तो सोचने वाली बात है मिश्रा। प्रियांशु एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है। अगर वो एक ही वार में भल्ला और तनुजा दोनों को मार सकता है तो फिर निहारिका के टाइम कैसे चूक गए? यही बात समझ में नहीं आ रही। रूम नंबर 2 में जो पेशेंट थी निहारिका, वो कहाँ गई? वो तो सर आज सुबह ही डिस्चार्ज हो गई। 2 दिन पहले ही उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है और अब वो ठीक है। लेकिन उनका घाव तो इतना गहरा नहीं था कि प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती। एक्चुअली सर उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है चेहरे पर। उन्होंने डॉक्टर आहूजा से अपॉइंटमेंट कब ली? जस्ट अ सेकंड। सर ये तो मिस्टर भल्ला की मौत से ठीक 1 हफ्ते पहले की डेट है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर निहारिका की फोटो के साथ रेड अलर्ट जारी करो। ओके सर। तिवारी, दिल्ली में हमारे जितने भी खबरी है सबको अलर्ट करो, सबको निहारिका की फोटो सर्कुलेट करो। तुम जानते हो कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब सच सच बता दो। तुम्हारे कहने पे प्रियांशु ने भल्ला को मारा था ना? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं विजय से प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी मुझसे, लेकिन वो समाज और अपने बच्चों के डर से वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं था। पूरे 1.5 साल इंतजार किया मैंने उसका, फिर मेरी मुलाकात प्रियांशु से हुई। प्यार हो गया था निहारिका से मुझे, लेकिन वो विजय ना तो उसे अपना रहा था और ना ही उसे छोड़ रहा था। इस बात से वो बहुत परेशान थी, डिप्रेशन में जी रही थी।
और ये मुझको बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने एक आखिरी कोशिश की थी अपने प्यार को बचाने के लिए। अपना घर छोड़कर, अपने डैड से लड़कर मैं उसके घर जा पहुंची। सोचा था वो मेरा साथ देगा, लेकिन वो भी अपने बच्चों की तरह मुझे बेइज्जत करने लगा। तभी मेरा प्यार उसके लिए गहरी नफरत में बदल गया। मैंने सोच लिया मैं विजय को जान से मार दूंगी, लेकिन ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती थी। और तनुजा को क्यों मारा? विजय के घर की चाबियों के लिए? विजय के घर में रहते हुए मैंने चाबियां पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विजय और उसके बच्चे इतने शातिर थे कि चाबियों को हाथ तक नहीं लगाने दिया उन्होंने मुझे। और तभी मेरी बात तनु से हुई। हर इंसान को अपने तरीके से अपनी पसंद से जीने का हक होता है, लेकिन विजेंद्र सिंह भल्ला ने अपने बच्चों को, उनकी चाहतों को समझकर उन्हें सही रास्ता दिखाने की बजाय अपने पिता होने के हक का गलत इस्तेमाल किया और अपने बच्चों को उस रास्ते पर चलाना चाहा जो उन्हें सही लगा। और नतीजा ये हुआ कि जीवन के जिस मोड़ पर उन्हें अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनके बच्चों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। वो अपने पिता के अकेलेपन को समझ ही नहीं पाए और जीवन में अकेले पड़ चुके मिस्टर भल्ला भी अपने बच्चों और समाज के खिलाफ जाकर निहारिका का हाथ थामने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। और अपने बच्चों को ना समझ पाने के बाद निहारिका के प्रति अपने फर्ज को ना समझ पाने की वो दूसरी भूल कर बैठे, जिसने निहारिका के सच्चे और गहरे प्यार को उनके लिए नफरत में बदल दिया। जीवन के किस पड़ाव पर की गई हमारी कौन सी भूल कब हमारे सामने आकर हमें सजा देगी, इस बात की भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम जीवन के नियमों को समझें, उनका पालन करें और अपने उन रिश्तों को कमजोर होने की बजाय मजबूत बनाएं जो हमारे जीवन की असली पूंजी होते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।